हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, यानी जो बीए थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर है इसको आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले की क्लासेस हमारी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए थी, उनमें मॉडल पेपर चल रहे हैं। तो जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का मॉडल पेपर है और आज की क्लास में जो बीए थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर है इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो किस पैटर्न पर पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। जिनका एग्जाम 2025-26 में होने वाला है, इनके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस है इसलिए क्वेश्चंस बड़े हैं और थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें अच्छे से समझना है, अच्छे से जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र के आयामों यथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों पर चर्चा करें। यानी उत्तर औपनिवेशिक भारत के बारे में बात की जा रही है। उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया क्या रही, यानी जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कैसे है उत्तर औपनिवेशिक भारत के बारे में बात की जा रही है। और लोकतंत्र के क्या आयाम रहे और जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक क्षेत्र रहे, यानी किस तरीके से सामाजिक कार्य हुए, किस तरीके से आर्थिक जो क्षेत्र में कार्य हुए और जो राजनीतिक चर्चाएं हैं इन पर हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सबसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जो मेन पॉइंट है इसको हम एग्जाम में लिखेंगे, जिससे हमारी जो नंबर है, जो मार्क्स है वो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। जब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर हाईलाइट करके लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर आंसर उसका लिखेंगे, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया और लोकतंत्र के आयाम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पर है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे उत्तर लिखना। औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत, यानी औपनिवेशिक भारत की बात की जा रही है, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया क्या रही है उसके बारे में बात की जा रही है। प्रक्रिया के अंतर्गत लोकतंत्र के आयाम यथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र के अनेक सुधारात्मक कार्य किए गए, यानी उस टाइम पर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में अनेक सुधार के कार्य किए गए। राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहला एवं तत्कालिक काम भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करना था, यानी भारत की जो एकता है, सबसे पहला काम क्या किया गया, भारत की एकता को, भारत की अखंडता को सुदृढ़ किया गया। इसके लिए भारतीय नेतृत्व ने अपना ध्यान भारत में देशी रियासतों के भारत में एकीकरण पर केंद्रित किया, यानी कि इसके लिए, यानी लोगों की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भारतीय नेतृत्व करता थे, यानी जिन्होंने जो भारत को नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने अपना ध्यान कहाँ पर, भारत में देशी रियासतों के भारत के एकीकरण पर केंद्रित किया था। यानी देशी रियासत के बारे में बात करेंगे। देखिए, देशी रियासतें कौन होती थी, जब अंग्रेजों का टाइम था तो उस टाइम पर एक ब्रिटिश इंडिया होती थी जिस पर अंग्रेज अपना शासन करते थे, और एक देशी रियासत होती थी जिस पर राजा महाराजा शासन करते थे। तो देखिए, देशी रियासतें एवं उनका एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण कैसे किया गया, यानी प्रिंसली स्टेट्स एंड देयर इंटीग्रेशन, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट है इनको इनका जो एकीकरण है वो कैसे किया गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ है, स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व, यानी स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश भारत 3 भागों में बटा था। एक भाग में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत शामिल थे, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्षेत्र थे। तो दूसरे भाग में देशी रियासतें थी, यानी एक भाग में कौन था, ब्रिटिश भारत जिस पर अंग्रेज अपना शासन करते थे, और दूसरा कौन सा था, यहाँ पर देशी रियासत जिस पर राजा महाराजा शासन करते थे। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत पर अंग्रेजी सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित था, यानी उसको अंग्रेज लीड करते थे। दूसरी ओर छोटे बड़े आकार के कुछ और राज्य थे, इन्हें रजवाड़ा कहा जाता था, यानी जो छोटे बड़े कुछ आकार के और राज्य होते थे इन्हें क्या कहते थे, रजवाड़ा कहते थे। अब देखिए, रजवाड़ों पर राजाओं का शासन था, यानी जो देशी रियासतें रही, यानी जो रजवाड़े रहे उन पर राजा लोग शासन करते थे। इन रजवाड़ों पर ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता स्थापित थी। हालांकि सैद्धांतिक दृष्टि से आंतरिक रूप से ये रियासतें स्वतंत्र थी, यानी कि जो सैद्धांतिक दृष्टि है, जो आंतरिक रूप है, इससे ये रियासतें क्या होती थी, स्वतंत्र थी, परंतु व्यवहार में इन पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण था। लेकिन कहीं ना कहीं इन पर भी ब्रिटिश शासन का नियंत्रण बना हुआ था, यानी कि जो राजा महाराजा थे वो उस प्रांत को लीड करते थे, लेकिन उनके ऊपर ब्रिटिश शासन का दबाव था, यानी कि वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी मर्जी से नहीं करते थे। जो ब्रिटिश प्रांत के, उनका कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रांत भी उनके ऊपर नियंत्रण था।
1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार का गठन होने एवं ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को छोड़ने के निश्चय को जानकर इन राज्यों ने अपने विषय में चिंता हुई। यानी कि जब अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, 1946 में अंतरिम सरकार की गठन की गई, जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने लगे। तो क्या हुआ, जो ये देशी रियासतों के राजा महाराजा थे, राजाओं को क्या हुई, चिंता होने लगी इनके विषय में कि अब वो उनका राज्य उनका कैसे चलेगा। जब ब्रिटिश संसद ने 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता कानून बनाया, तब उसमें इन राज्यों के विषय में उल्लेख किया गया। यानी जब भारतीय स्वतंत्रता कानून बनाया गया तो इन राज्यों के विषय में उसमें उल्लेख किया गया। ब्रिटिश सर्वोच्चता भारतीय राज्यों पर समाप्त हो जाएगी। यानी जो ब्रिटिश सर्वोच्चता है वो किस पर समाप्त होगी, भारत के राज्यों पर समाप्त होगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन इन राज्यों के बारे में कोई निर्णय नहीं किया था। यानी इन राज्यों के बारे में कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया था। इस वजह से इन राज्यों के सामने दो विकल्प थे, अथवा भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी एक राज्य से समझौता करके उसके साथ मिल जाना या अपने को बनाने का प्रयास करता। यानी कि जो देशी रियासतें के क्षेत्र थे, जो ऐसे प्रांत थे देशी रियासतों के, उनके पास दो ऑप्शन थे। क्या थे कि या तो वो भारत या पाकिस्तान में मिल जाए या फिर अपना अलग राज्य बनाने का प्रयास करें। ऐसा जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया उसमें बताया गया। रियासतों की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में रियासत विभाग या राज्य विभाग की स्थापना की गई। यानी जो रियासत विभाग या राज्य विभाग की स्थापना कब की गई, 27 जून 1947 ईस्वी को नवगठित रियासत विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। यानी कि देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 1947 ईस्वी को नवगठित रियासत विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। और हम बात करेंगे जो अंतरिम सरकार है, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन जो रियासतों के विभाग का जो कार्यभार था इन्होंने देखा एवं बीपी मेनन इनके सचिव बने, और बीपी मेनन जो थे वो सचिव बनते हैं। सरदार पटेल रियासतों की स्वतंत्रता के खतरे से पूरी तरह वाकिफ थे। उन्होंने इस संबंध में प्रयास किया कि भारत की सीमाओं के निकट या उसके अंतर्गत जितने भी राज्य थे वे भारत के साथ शामिल हो जाएं। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता था कि जो रियासतें हैं इनकी खतरे किस प्रकार से हैं, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि जो भारत के आसपास के क्षेत्र है, जो आसपास के प्रांत है, वो चाहते हैं वो भारत में शामिल हो जाएं। उनके दृढ़ निश्चय और लॉर्ड माउंटबेटन तथा वीपी मेनन की मदद ने उनके कार्य में सहमति दी। यानी इनके इस कार्य को ये सहायता किसने दी थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने, यानी लॉर्ड माउंटबेटन ने और वीपी मेनन ने मदद की थी। उनका कहना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, उनका कहना था कि जो आसपास के क्षेत्र है, जो देशी रियासतें हैं, इन प्रांतों को भारत में शामिल हो जाना चाहिए। नरेंद्र मंडल अथवा राजाओं की परिषद चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर महाराजा पटियाला ने भी इस कार्य में भारत सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। यानी ये जो चांसलर महाराजा है पटियाला के, इन्होंने भी भारत सरकार का सहयोग किया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक 136 भारतीय रियासतों ने भारतीय संघ में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। यानी जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, उस टाइम तक 136 देशी रियासत जो थे, 136 रियासतें भारत में शामिल होने के लिए स्वीकार हो गई। तीसरे भाग में फ्रांस एवं पुर्तगाल के औपनिवेशिक क्षेत्र भी शामिल थे। उसके बाद देखते हैं देशी रियासतों के एकीकरण एवं विलय की प्रक्रिया क्या रही थी। प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड मर्ज ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देशी रियासतों से अपील की गई कि वे भारतीय संघ में शामिल हो जाएं। यानी गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जो देशी रियासतें थे उनसे क्या अपील की थी कि भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, यानी भारत के राज्यों में शामिल हो जाएं, जिसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर की रियासतों ने अस्वीकार कर दिया। यानी जूनागढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे, और हैदराबाद और जो कश्मीर का क्षेत्र है, इन प्रांतों के लोग ने अस्वीकार कर दिया। इन प्रांतों के राजाओं ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। वे भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए, अतः मजबूर होकर सरदार पटेल ने इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का निर्णय लिया था। देखिए, जूनागढ़ के बारे में पढ़ते हैं। जूनागढ़ का क्या है, जूनागढ़ वर्तमान गुजरात राज्य के सौराष्ट्र इलाके में स्थित एक रियासत थी। यानी वर्तमान में जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इन्होंने मना कर दिया था, तो इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, इस रियासत के मुसलमान शासक के द्वारा सत्ता हस्तांतरण से एक दिन पहले पाकिस्तान में प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए जाने की वजह से वहाँ की अधिकतर हिंदू जनता ने विद्रोह कर दिया। यानी कि जो जूनागढ़ की रियासतें थी, वहाँ के मुसलमान ने क्या किया, इस रियासत के मुसलमान शासक के द्वारा सत्ता हस्तांतरण से एक दिन पहले, यानी सत्ता जो हस्तांतरण हुई थी उसके एक दिन पहले ही क्या किया, पाकिस्तान में प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था।
जिसकी वजह से वहाँ की अधिकतर हिंदू जनता ने क्या किया था, विद्रोह किया था। और जहाँ तहाँ उपद्रव होने लगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहाँ का शासक जान बचाने के लिए पाकिस्तान भाग गया था। जो जूनागढ़ का शासक था वो कहाँ भाग गया, पाकिस्तान भाग गया था। जूनागढ़ के मुस्लिम दीवान शाहनवाज भुट्टो ने पुनः कानून व्यवस्था लागू करने के लिए 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार से प्रार्थना की। यानी कि भारत सरकार, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा की कि इन राज्यों सभी प्रांतों को भारत में मिल जाना चाहिए, तो जूनागढ़ के जो प्रांत थे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तान के प्रवेश पत्र पर वहाँ का राजा हस्ताक्षर कर दिया था। जब लोगों ने उपद्रव किया, विद्रोह किया, तो वहाँ का राजा पाकिस्तान भाग गया। तो उसके बाद क्या किया गया, जो वहाँ के मुस्लिम दीवान थे शाहनवाज भुट्टो ने पुनः कानून की व्यवस्था को लागू करने के लिए 9 नवंबर 1947 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना करती है, जूनागढ़ रियासत के प्रतिनिधियों की इच्छा से फरवरी 1948 को जनमत संग्रह कराया गया। यानी कि जनमत संग्रह के आधार पर क्षेत्रों को मिलाया जा रहा था। यानी जहाँ पर जिसकी जनसंख्या अधिक थी, अगर मुस्लिम अधिक है वो चाहते तो वो पाकिस्तान चले जाए, या हिंदू अधिक है वो चाहते तो भारत में सम्मिलित हो जाए। तो जनमत संग्रह कराया गया फरवरी 1948 पर। किसकी इच्छा अनुसार, जो भारत देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे उनकी इच्छा अनुसार से ये जनमत संग्रह कराया गया। जनता ने भारी बहुमत से भारत में सम्मिलित होने के पक्ष में निर्णय दिया। यानी जो वहाँ की जनता थी वो भारत में शामिल होने के लिए उनके भारत के पक्ष में उन्होंने निर्णय सुनाया। इस तरह जूनागढ़ रियासत का भारतीय संघ में विलय हो गया। यानी जूनागढ़ किस तरीके से भारत में मिला, सबसे पहले तो जूनागढ़ का जो राजा था वो भारत में मिलने से मना कर दिया, हैदराबाद का, जूनागढ़ का और जम्मू कश्मीर का। फिर उन्होंने क्या किया था, जो जूनागढ़ का राजा था, यानी वो जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, आज के गुजरात सौराष्ट्र में पड़ता है, तो उन्होंने जो प्रवेश पत्र था पाकिस्तान का उस पर हस्ताक्षर किए थे। जब लोगों ने विद्रोह किया तो वो पाकिस्तान छोड़ गया, यानी कि पाकिस्तान भाग गया। ये जूनागढ़ को छोड़ करके पाकिस्तान भाग गया। फिर लोगों ने अपील की और जनमत संग्रह के आधार पर लोगों ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, जिसकी वजह से जूनागढ़ के जो रियासत थे वो भारतीय संघ में शामिल हो गए। इसी प्रकार हैदराबाद भी भारतीय सीमाओं से घिरी हुई एक हिरासत थी। हैदराबाद भी क्या थे, भारतीय सीमा से लगी हुई एक रियासत थी। वहाँ की बहुसंख्यक जनता हिंदू थी, वहाँ भी अधिकतर लोग कौन थे, हिंदू थे। हैदराबाद का निजाम मुसलमान था, यानी जो हैदराबाद का निजाम था वो कौन था, मुसलमान था। भारत संघ में शामिल होने का निमंत्रण मुसलमान शासन द्वारा अस्वीकार कर देने से जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसका समाधान निकालने में लॉर्ड माउंटबेटन के प्रयत्न असफल रहे। यानी कि जो वहाँ का शासक कौन था, मुसलमान था, तो उसने क्या किया था, भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। जबकि वहाँ पर जनमत संग्रह किसका था, हिंदुओं का अधिक था, हिंदू लोग वहाँ अधिक थे। हैदराबाद के निजाम ने भारत सरकार से लड़ने का निश्चय कर लिया। यानी जो हैदराबाद के निजाम है वो भारत सरकार से लड़ने के लिए तैयार हो गया। पाकिस्तान की सहायता से एक सेना तैयार करने का प्रयत्न किया, उसने पाकिस्तान की मदद लेनी चाहिए। फलस्वरूप भारत सरकार ने हैदराबाद रियासत के विरुद्ध 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई शुरू कर दी। यानी हैदराबाद को भारत में कैसे मिला गया, ऑपरेशन पोलो के तहत। यह ऑपरेशन पोलो कब चला गया, 1948 में चला गया। 5 दिन में ही हैदराबाद के भाग्य का निर्णय हो गया। और यह ऑपरेशन कितने दिन चला, 5 दिन तक चला। 18 सितंबर 1948 ईस्वी को मेजर जनरल JN चौधरी ने हैदराबाद के सैनिक गवर्नर का पद संभाला और हैदराबाद को भारत में शामिल कर दिया। यानी कि जब ऑपरेशन पोलो के तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑपरेशन पोलो क्या है, तो ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में विलय किया गया, हैदराबाद का विलय भारत में किया गया। और जूनागढ़ के बारे में भी हमने पढ़ा, उसको कैसे भारत में मिला गया। अब हम समझ लें कि हैदराबाद को भी कैसे भारत में मिला गया। अब देखते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर की क्या बात रही, कश्मीर रियासत के विषय में अधिक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। जो कश्मीर की रियासतें थी उसमें ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुई। ऑपरेशन पोलो तो 5 दिन तक ही चला और जो जूनागढ़ था वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला, लेकिन इसमें समस्याएं क्या उत्पन्न हुई, यहाँ के शासक ने भी कश्मीर की संप्रभुता को बनाए रखने का प्रयास किया। यानी जो वहाँ का शासक था, जो कश्मीर का शासक था, वो ना तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था ना हिंदुस्तान में, वो कश्मीर अलग देश बनाना चाहता था। कालांतर में नवस्थापित पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। जो जम्मू कश्मीर का शासक था उसने क्या किया, पाकिस्तान ने देखिए कालांतर में नव स्थापित पाकिस्तान, यानी जो नया पाकिस्तान बना था भारत से अलग होकर, पाकिस्तान ने क्या किया, कबायलियों को भेजकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जो कश्मीर भारत से अलग था, भारत में मिलने को तैयार नहीं था, यानी भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, अलग देश बनाया हुआ था कश्मीर। कश्मीर के जो प्रांत थे उस पर पाकिस्तान ने हमला किया। पाकिस्तान ने कैसे, जो नव स्थापित पाकिस्तान यानी जो पाकिस्तान भारत से अलग होकर बना था, उसने क्या किया, कबायलियों को भेजकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और तेजी से श्रीनगर की ओर बढ़ने लगा।
जल्द ही पाकिस्तान ने अपनी सेनाएं भी कबायली आक्रमणकारियों के समर्थन में कश्मीर भेज दी, यानी कि अब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर अटैक कर रहा था। अतः अंत में मजबूर होकर कश्मीर के शासक हरी सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कैसे हस्ताक्षर किए, जब उन पर पाकिस्तान कब्जा करना चाहता था तो क्या किया, भारत के जो पत्र थे यानी कि जो विलय पत्र था उस पर हस्ताक्षर किया कि भारत में शामिल होना चाहते हैं। तत्पश्चात कबायलियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पर भेजी गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर पर भारतीयों की सेना भेजी गई। भारत ने पाकिस्तान समर्थित आक्रमण की शिकायत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दर्ज कराई और उसने जनमत संग्रह द्वारा समस्या का समाधान की सिफारिश की। यानी जो तभी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को अपने अंडर में लेना चाहता था, यानी पाकिस्तान बनाना चाहता था, तो उसके लिए क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में ये दर्ज कराई थी शिकायत। तो उन्होंने क्या किया कि जनमत संग्रह के आधार पर उसको भारत या पाकिस्तान में मिलाया जाएगा। तो वहाँ पर हिंदुओं का जनमत संग्रह था, जिसके कारण वो भारत में शामिल हुआ। कश्मीर रियासत के विषय में अधिक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। यहाँ के शासक ने कश्मीर की, अच्छा ये 2 बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, आगे से देखते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके साथ ही भारत ने 84,000 वर्ग किलोमीटर का भूक्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में ही छोड़ दिया। यानी कि जो जनमत संग्रह तो हुआ, लेकिन भारत ने क्या किया, 84,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसको पाकिस्तान के अधिकार में ही छोड़ दिया। भारतीय संविधान के निर्माण के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया था। यानी कि देखिए, संविधान का निर्माण हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 2 खंड 1 के तहत भारतीय संसद ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की घोषणा कर दी। यानी जो 370 के द्वारा विशेष दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, उसको कब हटा दिया गया, तो 2019 में धारा 2 खंड 1 के तहत भारतीय संसद ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का घोषणा किया था, करते हुए कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। अब कश्मीर क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमने देखा किस प्रकार से जो भारत के क्षेत्र थे वो भारत में उनका भारत में विलय हुआ। जैसे हैदराबाद देखें, जूनागढ़ देखें, और उसके बाद जम्मू कश्मीर, तो ये क्या थे, भारत में शामिल होने को राजी नहीं थे। उससे पहले हमने पढ़ा कि 136 जो रियासतें थे वो भारत में शामिल हो गए थे, लेकिन हैदराबाद और जो जम्मू कश्मीर और जो जूनागढ़ ये शामिल नहीं थे। फिर उन्होंने कैसे भारत में शामिल हुआ, ये हमने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद देखते हैं जो आर्थिक नियोजन थे, यानी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो किस प्रकार से चली, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं चलाएगी। पंचवर्षीय योजना के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, 5 ईयर प्लान्स जो थे, भारत में लोकतांत्रिकरण की अवधारणा को स्थायित्व देने के लिए अगली कड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना था। पहले तो हमने अपने देश को सुदृढ़ किया, यानी कि जो देश के प्रांत थे, जो रियासतें थी, उनको देश में मिला लिया। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि जो उसकी आर्थिक स्थिति, अपने देश की आर्थिक जो तंगी है उसको सही करना। तो उसके लिए क्या किया, पंचवर्षीय योजना तैयार किया। देखिए, लोकतांत्रिकरण की अवधारणा को स्थायित्व देने के लिए अगली कड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई स्थिति में था। यानी अंग्रेजों ने इतना लूटपाट मचाया था जिसके कारण भारत एकदम पिछड़ी हुई स्थिति में था, जबकि अपने भारत में कितना धन था, कितने सोने चांदी अंग्रेज यहाँ से लूट कर ले गए। भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो एक टाइम ऐसा आया आज़ादी के बाद कि हमारे पास इतनी आर्थिक स्थिति की इतनी तंगी रही थी। देखिए, कृषि, उद्योग, व्यापार इत्यादि सभी दृष्टियों से भारत अत्यधिक कमजोर था। यानी कृषि के क्षेत्र में देखिए या उद्योग के क्षेत्र में, क्योंकि उद्योग कैसे होते थे, सभी जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी वो उद्योग करती थी, तो अपने देश का कोई स्वदेशी उद्योग नहीं था। व्यापार इत्यादि सभी दृष्टियों से भारत बहुत ही कमजोर था। खाद्यान्नों के लिए उसे विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा था। यानी खाद्यान्नों की जो खाने की चीज़ें होती थी, खाद्यान्नों के लिए भी विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा था, और उद्योगों में लगाने के लिए उसके पास धन नहीं था। इतने पैसे नहीं थे कि हम अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सके, अपने उद्योग को चालू कर सके, इतने हमारे पास पैसे नहीं थे उस टाइम। इसके फलस्वरूप भारत की जनता निर्धन एवं जीवन की न्यूनतम ज़रूरतों से वंचित थी।
भारत के विभाजन ने इस समस्या को और अधिक चिंताजनक बना दिया। शुरुआती कई वर्षों तक भारत सरकार को पाकिस्तान से भागकर आए हुए लाखों व्यक्तियों की जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करना तथा उन्हें पुनः स्थापित करना, यानी जो पाकिस्तान से लोग भाग करके भारत में आए थे उनकी जिम्मेदारी भी भारत पर थी। उनको जीवन देना यानी कि उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना भारत का दायित्व था। प्रदान करने तथा उन्हें पुनः स्थापित करने की समस्या का सामना करना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध ने भी भारत की आर्थिक स्थिति को अत्यधिक प्रभावित किया था, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक, ये भी मेन कारण रहे थे भारत की जो स्थिति इतनी खराब हुई थी। रुपये के मूल्य में कमी किए जाने से वस्तुओं के मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और अनेक वर्षों तक इसका प्रभाव भारत की आर्थिक स्थिति पर दृष्टिगोचर हुआ। ऐसी परिस्थिति में योजनाबद्ध आर्थिक प्रगति की आवश्यकता पूर्णतः स्पष्ट थी। इस वजह से 1950 ईस्वी में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना आयोग गैर संवैधानिक संस्था की नियुक्ति की गई और भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया। यानी निर्माण कार्य किसके अध्यक्षता में शुरू हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, इनकी अध्यक्षता में एक योजना आयोग का गठन किया गया और उसके तहत पंचवर्षीय योजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत निम्न उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना में किन किन चीज़ों के लिए लक्ष्य रखा गया, कृषि के लिए, उद्योग के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो ज़रूरी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, उनको ध्यान में रखा गया। देखिए, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फर्स्ट क्या है? आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण करना, यानी आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण करना, ऐसे उद्योगों को स्थापित करना जिससे लोगों के पास रोजगार हो और लोगों की जो रोजी रोटी चले। आर्थिक स्थिति इस तरीके से कम होनी थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि और सुधार करना, जो कृषि है, लोगों के पास पैसे आएंगे तो कृषि पर बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय संपदा की वृद्धि एवं वितरण करना है, राष्ट्रीय संपदा पर ध्यान वितरित किया गया। अब देखते हैं जो पंचवर्षीय योजना थी इसके बारे में। पंचवर्षीय योजना चली, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ऐसे करके कुल 12 पंचवर्षीय योजना चली थी। वर्तमान में पंचवर्षीय योजना यानी कि जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, उसको समाप्त करके नीति आयोग को स्टार्ट किया गया है। देखिए, समाज कल्याण कार्य क्या थे, यानी सोशल वेलफेयर वर्क्स, जो समाज के कल्याण के लिए क्या कार्य किए गए। औपनिवेशिक यानी उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लोकतंत्र के आयाम के रूप में सामाजिक क्षेत्र में निम्न कार्य किए गए। कौन कौन से कार्य किए गए? सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। भूमि नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत, सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार, ट्रेड यूनियनों के गठन का अधिकार एवं हड़ताल पर जाना, रोजगार की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान इत्यादि। किन चीज़ों पर ध्यान दिया गया? सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। कौन कौन से कार्य किए गए? भूमि सुधार की गई, नियोजित आर्थिक विकास की शुरुआत की गई, सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विस्तार किया गया, ट्रेड यानी व्यापार किए गए, इन सभी का गठन किया गया। उसके बाद स्वास्थ्य जो बीमा योजना है, जो बीमा का प्रावधान है, इस सभी पर ध्यान दिया गया। आयकर एवं उत्पाद कर की प्रगतिशील नीतियों के द्वारा धन के अधिक न्याय संगत वितरण के लिए कदम उठाए गए, यानी आयकर और निर्यात के बारे में भी ध्यान दिया गया। सरकार ने 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता विरोधी कानून को संज्ञेय अपराध बनाकर एंटी अस्पृश्यता कानून पारित किया, यानी कि जो अस्पृश्यता थी उसको सरकार ने क्या बनाया? अपराध की संज्ञा दी थी। 1955 का अधिनियम आता है। इसमें क्या हुआ? 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता विरोधी जो कानून था, कानून को संज्ञेय अपराध बना करके, इसको अपराध मान करके एंटी अस्पृश्यता कानून पारित किया था। हालांकि SC एवं ST पिछड़े हुए थे, यानी SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्या थे? वो पिछड़े हुए थे और जातिगत उत्पीड़न अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित था। यानी भारत के आज़ाद होने के बाद भी लोगों में अस्पृश्यता का यानी छुआछूत की जो भावना थी, इसका खौफ बना हुआ था। यानी जो SC ST थे वो पिछड़े हुए थे, लोग अपने आप को ऊंचे जाति के मानते और जो SC ST के लोग थे उनको नीचे जाति के मान करके उनको अभी भी पिछड़े हुए रखते, उनको भी अभी जातिगत उत्पीड़न का जो भेदभाव था, जातिगत भेदभाव, उसका सामना करना पड़ता था। विशेषकर ग्रामीण भारत में, यानी जो गांव के क्षेत्र थे उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता था। जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता ये गांव में देखने को ज़्यादा मिलता था। उस टाइम पर भी ये प्रचलित था। कृषकों मजदूरों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए। उदाहरण स्वरूप न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 का, खान कानून 1951 का, यानी सरकार ने क्या की थी? जो कृषि में लगे हुए मजदूर हैं उनके लिए विशेष सुरक्षा कानून बनाए गए थे। उसके बाद देखते हैं सरकार द्वारा निम्न वर्गों की रक्षा के लिए विभिन्न कारक बताए गए। 1953 ईस्वी में
केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड का गठन किया गया, यानी 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया। सरकार द्वारा एक भारतीय आदिम जाति सेवा संघ की स्थापना की गई। इसके माध्यम से क्या हुआ, यहाँ देख सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। यानी सरकार की जो योजनाएं रही, सरकार पहले कृषि में जो मजदूर लगे हुए थे उनके बारे में जो योजना थी चलाई। फिर शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से सुधार किए, यानी रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा एवं योग्यता में विश्वास धारण करने वाला एक राजनीतिक तंत्र है। लोकतंत्र हम किसे कहते हैं, यानी लोकतंत्र में सभी शक्तियां जो होती हैं वो जनता के पास होती हैं। तो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा एवं योग्यता में विश्वास धारण करने वाला एक राजनीतिक तंत्र है। लोकतंत्र शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिकरण का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति निर्देशक तत्वों को साफ तौर पर विवरण मिलता है कि राज्य 10 वर्षों में ही 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यानी जो 10 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का ये किया गया, शिक्षा के सुधार के लिए, यानी कि शिक्षा को कैसे सुधारा जाए इसके बारे में किया गया। और चिकित्सा में सुधार किया गया, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार किया गया। रिफॉर्म्स इन द मेडिकल फील्ड, उसमें क्या सुधार किए गए, भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी अनेक महत्वपूर्ण काम किए। यानी भारत सरकार ने जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई उसके बाद क्या किया, चिकित्सा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत की एक मुख्य समस्या महामारी समाप्त करने की थी, यानी जो महामारी फैलती थी आज के टाइम पर, जैसे कोविड को हमने देखा, कोरोना इतना तेजी से फैला, उस टाइम पर जो महामारियां थी उनकी समाप्त करने की चिंता भी थी। जैसे मलेरिया था, प्लेग था, हैजा था, इत्यादि बीमारियां थी। यानी मलेरिया भी एक महामारी थी उस टाइम पर, प्लेग भी, हैजा भी, ये क्या थी, एक महामारी का रूप ले चुकी थी। हर साल भारत के किसी न किसी क्षेत्र में महामारी के रूप में फैलती रहती थी। मलेरिया चाहे प्लेग, ये हर क्षेत्र में फैलती रहती थी जैसे महामारियां फैलती हैं। इनमें से अधिकतर सभी बीमारियों को महामारी के रूप में फैलने से रोक दिया गया, यानी और स्वच्छता एवं सफाई के लिए देश स्तर पर कार्य किया गया। यानी महामारी को रोकने के लिए स्वच्छता और सफाई के लिए कार्य करना आरंभ किया गया। भारत में जनसंख्या का अधिक वृद्धि होना एक तरह से भारत के लिए अभिशाप और चुनौती है। यानी भारत में अधिक जनसंख्या होना एक तरीके से भारत के लिए क्या है, अभिशाप और चुनौती है, क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक, जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी अधिक, जितना पॉपुलेशन होगा उतना पोल्यूशन होगा, उतनी महामारी आएगी। इसके लिए सरकार ने परिवार नियोजन की योजना को विस्तृत रूप से अपनाया। इसके लिए सरकार ने क्या किया, परिवार नियोजन की योजना को चलाया। यानी परिवार नियोजित कैसे करना है, छोटा परिवार कैसे रहे, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, हर चीज़ के बारे में ये प्लानिंग की गई। सरकार ने इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और ब्रिटिश चिकित्सा अन्वेषण परिषद की भी मदद ली। यानी सरकार ने जो ये परिवार नियोजन योजना को चलाने के लिए WHO की मदद ली और ब्रिटिश चिकित्सा अन्वेषण परिषद की भी मदद ली। सरकार ने चिकित्सा संबंधी विद्यालयों में वृद्धि की, सरकारी अस्पतालों में वृद्धि की तथा विभिन्न स्थानों पर दवाइयाँ बनाने के कारखाने की स्थापना की गई। यानी सरकार ने क्या किया कि चिकित्सा से संबंधित विश्वविद्यालय की स्थापना की, सरकारी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी वृद्धि की थी, यानी लोग आसानी से अपना इलाज करा सके, और दवाई खानों की स्थापना की गई या उनकी स्थापना में मदद की गई। सरकार द्वारा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा को भी प्रोत्साहन दिया गया, यानी जो होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, चिकित्सा है, उनको भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। इन प्रयासों के कारण भारत में औसत मृत्यु दर में कमी आई। जब इतने प्रयास किए गए, हॉस्पिटल खोले गए, दवाई खाने खोले गए, होम्योपैथिक और जो आयुर्वेदिक चिकित्सा थे इनको बढ़ावा दिया गया, तो इससे मृत्यु दर में कमी आई, महामारी से लोगों को राहत मिली। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को अंततः एक पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। यानी लंबे टाइम तक भारत पोलियो से ग्रसित था, और जब ये सभी योजनाएं चली गई, इतनी जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा की गई, तो इसके द्वारा भारत को एक पोलियो देश मुक्त घोषित किया गया। अतः सरकार के इस कार्य से लोकतंत्र के आयाम के रूप में सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला। इस तरीके से जो है लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को धीरे धीरे बढ़ावा मिला। आज भी हम देखते हैं पोलियो का टीका बच्चों को घर घर पे दिया जाता है। तो ये सब योजनाएं सरकार चलाती है अपने देश को उन्नति यानी प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए। कंट्री डेवलप कब करेगा, जब हम अलग अलग योजनाएं हमारी काम करेंगी। अगर देखिए रोगों से बचना है, महामारियों से बचना है, तो हमें टीके जो हैं वो हमें सरकार जो है वो खुद देती है।
जैसे बच्चों के लिए पोलियो के टीके हो गए। बहुत सारी सरकार देखिए कितनी मदद करती है, कभी कैंसर के टीके लगते हैं, तो कभी पोलियो के टीके लगते हैं। जितनी भी महामारियाँ जैसे कोविड हुआ, कोरोना हुआ, तो उस टाइम पर हम सभी को टीके लगे गए। तो ये अपने देश को बचाने के लिए, महामारी से बचने के लिए सरकार प्रयास करती रहती है। उसके बाद देखते हैं भारत की विदेश नीति क्या रही थी। औपनिवेशिक भारत में उत्तर औपनिवेशिक भारत के विदेश नीति कैसे लोगों ने अपनाई। भारत को विकट एवं चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ादी मिली थी। भारत को आज़ादी कब मिली थी? चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में, जो विकट परिस्थिति थी उसमें आज़ादी मिली थी। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर ही निकला था, यानी 1939 से 45 तक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो दुनिया क्या हुई थी? जो महायुद्ध हुए थे इनसे अभी बाहर ही निकली थी और उनके सामने पुनर्निर्माण का सवाल मुख्य मुद्दा था। जैसे ही भारत पर भी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव पड़ा था, तो अभी हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर झेला, लेकिन उसके जस्ट ही अपने देश को पुनर्निर्माण यानी अपने देश को बनाने का मुद्दा भी एक सामने था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे तथा उपनिवेशवाद की समाप्ति के परिणाम स्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश का उद्भव हो रहा था। नए देश के समक्ष लोकतंत्र कायम करने और अपने देश का विकास करने की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने जो विदेश नीति अपनाई, उनमें हम इन सारे लक्षणों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के इन लक्षणों के अतिरिक्त भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थी। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी। यानी जो अंग्रेज सरकार थी वो क्या छोड़ गए थे? अपने पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय विवादें जो थी, जो वाद विवाद थे अंतर्राष्ट्रीय, उनको छोड़ गई थी। बंटवारे की वजह से अलग से दबाव उत्पन्न हुए थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुंह फैलाए खड़ा था। इन्हीं सब के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी प्रारंभ की। भारत ने तटस्थता की नीति और पंचशील सिद्धांत के आधार पर विदेश नीति को आरंभ और पालन किया। यानी भारत ने जो विदेश नीति थी उसको कैसे अपनाया? जो पंचशील की नीति होती है, इसमें 5 सिद्धांत होते हैं, इसकी नीति को जो है आरंभ करने का पालन किया। अपनी नीतियों के पालन की वजह से भारत ने विश्व में एक लोकतांत्रिक रूप से ख्याति अर्जित की थी। देखिए उसके बाद हम देखेंगे कि जो अपनी विदेश नीति रही, कैसी रही विदेश नीति। जो देश की विदेश नीति को अपनाने के लिए पंचशील सिद्धांत का जो है प्रयोग किया गया। पंचशील सिद्धांत क्या होता है? इसमें 5 सिद्धांतों का वर्णन होता है। विदेश नीति देखिए, पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच में हुआ था, फिर भी चीन ने जो पंचशील सिद्धांत को तोड़ा था, तो उसके लिए भी युद्ध हुए। बहुत सारे अभी भी वार होते रहते हैं, भारत पाकिस्तान से, भारत चीन से, जिससे भी हो। लेकिन जो विदेश नीति है, वो विदेश नीति जो बनाए देश ने, सबसे पहले तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हुआ था, उसकी 2 साल बाद यानी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और 1947 में अपना देश आज़ाद होता है। तो ये चुनौतियाँ, अपने देश का निर्माण करना, देश का पुनः निर्माण करना, यानी सब कुछ देश में ख़त्म हो चुका था। एक तरीके से अंग्रेज सब कुछ लूट ले गए थे और उस टाइम पर इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, ना कोई उद्योग हमारे पास, ना कोई फैक्ट्री हमारे पास थी, ना हम कृषि में उतने आगे थे। तो लोगों के लिए खाना कमाना एक विकट परिस्थिति थी। तो इन परिस्थितियों में देश को संभालना कितना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे करके धीरे धीरे रिफॉर्म किए गए। जैसे शिक्षा में किए गए, फिर उसके बाद जो उपचार थे यानी कि स्वास्थ्य में किए गए, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जब धीरे धीरे सुधरेगा तो अपना देश आगे बढ़ेगा। आज के टाइम पर भी देखें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षा होना ज़रूरी है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो देश जो है वो कंट्री डेवलप करेगी और लोगों की जो स्वास्थ्य है वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो महामारी है उसका अंत करना, या फिर जैसे हमने देखे बहुत सारे टीके लगाए जाते हैं, पोलियो के टीके, कोविड के टीके हम सबको लगाए, क्योंकि महामारी से बचाने के लिए। तो जनसंख्या नियंत्रण, ये सब हमको ध्यान देना होगा। जैसे जो जनता है, जनता जब तक साथ नहीं देगी सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जनता ही, यानी अपना देश कैसा है? लोकतंत्रात्मक है। सारी शक्तियाँ किस में है? जनता में। तो जनता हर योजना में, हर जो भागीदारी होती है उसमें अपना साथ निभाती है, जिसकी वजह से अपना देश जो है वो डेवलप करता है। तो कैसे अपना भारत, उत्तर औपनिवेशिक भारत हमने पढ़ा कि कैसे भारत को रिफॉर्म किया गया, कैसे पूरे देश की नींव जो थी उसको बनाया गया, जो प्रांतों को मिलाया गया, कितने प्रांत अलग हुए, कितने प्रांत मिले और कितनी कठिनाइयाँ रही थी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए क्लासेस थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो क्वेश्चंस की, ये क्लास की चिंता नहीं है, हम जितने क्वेश्चंस होंगे, जितनी क्लासेस होंगी, उसमें हम सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे। बस हमें समझ में आना चाहिए, हमारे एग्जाम्स आए तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।
जो उत्तर औपनिवेशिक भारत है इसके बारे में आपने समझ लिया होगा। उत्तर औपनिवेशिक भारत के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इनको हमें अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना होगा। तो आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।